हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह की पॉलिसीज़ या फिर रिफॉर्म किए गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, किस किस तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया था। हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जितनी भी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ उनको हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया। सबसे पहला था लैंड रिफॉर्म। सबसे पहली पॉलिसी जो अडॉप्ट करी गई थी दैट वाज लैंड रिफॉर्म, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है कि ये जो पॉलिसी थी इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए, भूमि सुधार किया गया और इसके अंदर लैंड के ओनरशिप में बदलाव कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट फोर्सफुली। उसके बाद हमारे दूसरे कैटेगरी की पॉलिसी थी रिफॉर्म, जिसको हम टेक्निकल रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। और फिर इंडिया में टेक्निकल रिफॉर्म किया गया जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र के जितने भी समस्याएं थे लो प्रोडक्टिविटी से संबंधित, उन सब को दूर करने के लिए अच्छी क्वालिटी के सीड्स से लेकर के वहाँ पे बेटर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए गए थे। और फिर तीसरा जो था वो था हमारा जनरल रिफॉर्म, जिसको हम अदर रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। और आज की क्लास में हम इसी जनरल रिफॉर्म को सबसे पहले डिस्कस करेंगे और फिर इसके आगे चलेंगे। तो जनरल रिफॉर्म, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट सारे तरह के चेंजेस कर लिए थे, जिसमें उन्होंने लैंड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज अडॉप्ट करे। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कई तरह की पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग अडॉप्ट किया। अब बारी थी कि इन सब के अलावा जो आपके अदर देन रिफॉर्म्स होंगे या अदर पॉलिसीज़, मतलब टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अलावा जो भी पॉलिसीज़ और प्लानिंग होंगी उसको हम जनरल रिफॉर्म के अंदर इंक्लूड करेंगे। और जनरल रिफॉर्म में गवर्नमेंट ने कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो किए, जिसमें सबसे पहला जो पॉलिसी था दैट इज़ क्रेडिट फैसिलिटीज़। गरीब किसानों को भूमि और टेक्नोलॉजी में बदलाव के अलावा भी और भी कई तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कराने की ज़रूरत थी। उनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी बिकॉज़ पुअर फार्मर्स जो थे हमारे देश के, उनको ये जो टेक्निकल रिफॉर्म के अंदर बेटर टेक्नोलॉजी थी या HYV सीड्स थे, इन सबको परचेज करने के लिए भी पैसों की कमी हो रही थी। तो अब गवर्नमेंट के सामने ये था कि गरीब किसानों को किस तरह से हेल्प किया जाए जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो चल सके, बेहतर तरीके से बढ़ सके। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने फिनेंशियली हेल्प करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ को शुरू किया, जिसमें रूरल एरियाज़ में कई तरह के RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स का सेटअप हुआ, जो कि बहुत ही लो इंटरेस्ट पर, बहुत ही कम इंटरेस्ट पर किसानों को क्रेडिट यानी कि साख की सुविधा, जिसको आप कह सकते हैं लोन, ये प्रोवाइड किया करते थे ताकि जो पुअर फार्मर्स हैं वो उस लोन की हेल्प से अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार ला सकें, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ा सकें। और इसके लिए इंडियन इकोनॉमी में कई तरह के रीजनल रूरल बैंक्स का सेटअप हुआ। साथ ही साथ इंडिया में नाबार्ड का सेटअप किया गया है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ को ही इम्प्रूव करने के लिए नाबार्ड का सेटअप हुआ। और इसकी स्थापना हमारे देश में
1982 में की गई थी। ये जो नाबार्ड है, दिस स्टैंड्स फॉर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीगेट। ठीक है, इसमें है नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक का सेटअप कर दिया गया और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। सेटअप हुआ था ये 1982 में और इसके तहत गरीब किसानों को बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया जाता था ताकि पुअर फार्मर्स अपने मॉनेटरी नीड को पूरा करते हुए अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को पूरा कर सकें। उसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटीज़ के अलावा सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी अडॉप्ट करी गई दैट इज़ इरिगेशनल फैसिलिटीज़। जैसा कि हमको पता है कि खेती के कार्य में सिंचाई की जो सुविधा है वो बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है और भारतीय अर्थव्यवस्था में खेती में जो सिंचाई की सुविधा है उसमें भारी मात्रा में कमी पाई गई थी। उस समय इरिगेशनल फैसिलिटीज़ इंडिया में इतने नहीं थे जिससे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से किया जा सके। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग को अडॉप्ट किया जिसमें उन्होंने कई सारे मल्टीपर्पसेस प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू किया, जिसमें ट्यूब वेल्स आते थे, जिसमें कुएं जो खेतों में हुआ करते थे और उसके थ्रू खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। इस तरह से उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशनल फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कराने के लिए किया। इनिशियली इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो वाटर अवेलेबिलिटी थी दैट वाज जस्ट 15%, सिर्फ 15% पानी की उपलब्धता थी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। आफ्टर इसको इंक्रीज कर दिया गया 50%, 15 से बढ़ के ये 50% हो गया था बाय द अडॉप्शन ऑफ सेवरल policies for improving the irrigational facilities in the agriculture sector। 1950 में 1950 में ये जो थी ये आपकी 15% थी इरिगेशनल फैसिलिटीज़, पानी की सुविधा, और इसको 1990 तक आते आते इम्प्रूव करते हुए 50% तक कर दिया गया था, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट चेंज कंसिडर किया जाता है। इरिगेशनल फैसिलिटीज़ के अलावा भी और भी सुविधाएं और पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम। इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम का अडॉप्शन किया गया, चूँकि पुअर फार्मर्स के पास इस बात की भी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो अपने क्रॉप्स को बेहतर तरीके से उचित दामों में बेच सकें, जिसके तहत किसानों को और भी नुकसान का सामना करना पड़ता था। गवर्नमेंट ने किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए देश में ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम सेटअप किया, जिसमें उचित मूल्यों पर किसानों से उनकी फसलों को खरीदने से लेकर उनकी फसलों को बेचने तक की सारी सुविधाएं जो हैं वो एक जगह पर अवेलेबल कराई गई और इस तरह से हमारे देश में संगठित बाज़ार का जो सिस्टम था, प्रणाली था, वो अडॉप्ट कर लिया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इससे भी देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी हेल्प मिला और उनको उनके प्रोडक्ट का, उनके क्रॉप्स का उचित मूल्य प्राप्त होने लगा। उसके बाद इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में और सुधार लाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में MSP, इसका भी अडॉप्शन किया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया था
टू इनकरेज फार्मर्स को, पुअर फार्मर्स को उनकी फसलों की उचित कीमत न मिल पाने से वो खेती के कार्य की तरफ काफ़ी हतोत्साहित हो रहे थे और उनको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इनिशिएट किया, जिसके तहत गरीब किसानों को उनकी फसलों का इनिशिएट किया गया, जिसमें गरीब किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता था, फिक्स्ड कर दिया जाता था और फार्मर्स अपने फूड क्रॉप्स को इसी कीमत पर बेच सकते थे। और जो भी प्रोडक्ट किसानों से लिया जाता तो गवर्नमेंट जो थे वो किसानों के एंटायर प्रोडक्शन को एक ही बार में एक उचित कीमत देकर उनसे खरीद लिया करते थे। एंड गवर्नमेंट इस तरह के फसलों को एज अ बफर स्टॉक, मतलब आपातकाल की स्थिति में यूज़ करने के उद्देश्य के साथ स्टोर करके रखने लगे। आपातकालीन स्थिति जिनमें सम्मिलित है, जैसे किसी तरह का कोई प्राकृतिक आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई देश में, किसी तरह का कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, तो इस तरह के जो पॉलिसीज़ थे, बफर स्टॉक जो था वो वैसी स्थिति में उत्पन्न हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रखा जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि किसानों को सपोर्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए उनकी इंटायर क्रॉप्स को, फार्मर्स के पूरे की पूरी फसलों को जितना भी उत्पादित होता था एक साथ वो परचेज कर लेते थे और जिस कीमत पे वो परचेज करते थे, जिस प्राइस पे वो ख़रीदा जाता था उसे हम एमएसपी के नाम से जानेंगे। और गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट ये होता था कि वो उन फूड क्रॉप्स का बफर स्टॉक क्रिएट करके रख सकते थे फॉर द, जैसा कि मैंने बताया, आपातकालीन स्थिति के लिए। और इससे किसानों का भी फ़ायदा होता था कि उनका सारा का सारा प्रोडक्शन जो है वो एक ही बार में बिक जाता था और उनको उनकी फसलों का जो उचित दाम है वो भी मिल जाता था। और इस तरह से इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया ताकि देश में एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो सके। ये थे हमारे पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स, जिसमें हमने तीनों रिफॉर्म डिस्कस कर लिया, लैंड रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म एंड जनरल रिफॉर्म। तो ये तीन जनरल रिफॉर्म के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स देखे, जिसमें क्रेडिट फैसिलिटीज़ है, इरिगेशनल फैसिलिटीज़ है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट सिस्टम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया। इसी के साथ हमारा जो रिफॉर्म है वो कंप्लीट होता है, मतलब जितनी भी पॉलिसीज़ हम लोगों को पढ़नी थी अंडर द एग्रीकल्चर सेक्टर, फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, हम लोगों ने ये टॉपिक कर लिया कंप्लीट। अब चूँकि हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ डिस्कस की कि हाँ किस किस तरह की पॉलिसीज़ का अडॉप्शन भारतीय अर्थव्यवस्था में किया गया, अब हम लोग बातें कर लेते हैं कि इतनी सारी जो पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया, इन पॉलिसीज़ का इवैल्यूएशन अब हम देखेंगे, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। हम इन पॉइंट्स को अब क्रिटिकल अप्रेजल में या फिर इवैल्यूएशन में डिस्कस कर लेते हैं। जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किए गए इंडिया में फ्रॉम 1950 टू 1990, उसको अब हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे
जिसमें हम बातें करेंगे कि इंडिया में जितनी भी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ उन पॉलिसीज़ से भारतीय अर्थव्यवस्था के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को किस तरह का फ़ायदा देखने को मिला। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट से शुरुआत करेंगे कि इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए, भूमि सुधार, साथ ही साथ जो टेक्निकल रिफॉर्म किया गया जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, इस तरह की पॉलिसीज़ ने काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जिससे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पर फ़ायदा ये हुआ कि इस तरह की पॉलिसीज़ ने इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी, इन दोनों को इम्प्रूव किया। देखें, जितनी भी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ है उन पॉलिसीज़ का सबसे पहला फ़ायदा यही पहुंचा कि लैंड रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स ने इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को पॉजिटिवली अफेक्ट किया, जिसमें इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन से लेकर उसकी प्रोडक्टिविटी तक सारी की सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव कर गई, जो कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक अचीवमेंट है और इसी के लिए गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें और तो ड्यूरिंग दिस पीरियड लाइक 1950 से लेकर 1990 तक के टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुआ, साथ ही साथ उसमें सब्सटेंशियल इंक्रीज देखने को मिला। अब सब्सटेंशियल इंक्रीज बोलने का मतलब है कि लगातार कंटिन्यूटी में इंक्रीमेंट देखने को मिला एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में, जो कि हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करता है ऑफ ऑल द पॉलिसीज़ जिनको अडॉप्ट किया गया था। तो ये नहीं हुआ कि बस प्रोडक्शन एक बार बढ़ गया फिर घट गया, नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा और ये जो इंक्रीमेंट हुआ ये लगातार हुआ। ये नहीं कि साल के साथ इंक्रीमेंट में डिक्रीमेंट भी आया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इस टाइम पीरियड में जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, वो दोनों के दोनों इंडियन इकोनॉमी में इंक्रीज होते हुए नजर आए, वो भी कंटिन्यूटी में। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि पड़ा इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्रॉम ऑल द पॉलिसीज़ जिनका अडॉप्शन किया गया। अच्छा, उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, या हम इसको कहेंगे सेल्फ रिलायंस, या आप कह सकते हैं सेल्फ सफिशिएंसी हमने अचीव कर लिया इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। खाद्य पदार्थों के मामले में इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, और ये भी इंडिया के लिए एक अचीवमेंट है जो कि हम लोगों को इतनी सारी पॉलिसीज़ के अडॉप्शन के बाद रिसीव हुआ। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया था, कि हमारे देश में खाद्य पदार्थों की काफ़ी भारी मात्रा में कमी थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने काफ़ी आज़ादी के भी काफ़ी लंबे समय के बाद तक फूड क्रॉप्स जो हैं या फूड मटेरियल्स, फूड आइटम्स को इंपोर्ट किया था यूएसए की इकोनॉमी से एंड सम अदर कंट्रीज़ टू। तो इन सब की वजह से इंडियन इकोनॉमी के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आत्मनिर्भर हो जाए खाद्य पदार्थों के मामले में। मतलब हमारे देश में
लोगों की जितनी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा कर सकें। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन इकोनॉमी में जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो आफ्टर द रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ा और इतना बढ़ गया कि इंडिया में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए, आत्मनिर्भर हो गए फूड ग्रेन्स के मामले में। और अब हम इतना फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर पाते हैं कि अब हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, अब हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके अलावा जितने भी लैंड रिफॉर्म की पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया, जो भी लैंड रिफॉर्म किया गया इंडिया में, तो भूमि सुधार की पॉलिसीज़ ने रिजल्ट ये दिया कि हमारे देश में एबोलिशन हो गया जामींदारी प्रथा का। जो जामींदारी प्रथा थी हमारे देश की, और साथ ही साथ जो जागीरदारी प्रथा थी, इस तरह के प्रॉब्लम्स से हमारी इकोनॉमी फ्री हो गई। एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो कि इंडियन इकोनॉमी को देखने को मिला, क्योंकि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ यही एक समस्या नहीं थी कि हमारे देश में गरीबी थी या हमारे फार्मर्स के पास पैसे नहीं थे, बल्कि समस्याओं में एक मुख्य समस्या ये भी थी कि हमारे देश में ज़मींदारी प्रथा बहुत चलन में थी, जागीरदारी प्रथा बहुत ही ज़्यादा चलन में थी। और उसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो एडवर्सली अफेक्ट हो रहा था। तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी था। और भूमि सुधार से संबंधित देश में जितनी भी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन हुआ, चाहे वो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज हो, चाहे वो लैंड सीलिंग की पॉलिसी हो, इन सब से जमींदारी प्रथा हमारे देश से ख़त्म हो गई और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर फ्री हो गया फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। इसके अलावा इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी मार्केटेबल सरप्लस देखने को मिला। मतलब इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कमर्शियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। कमर्शलाइजेशन जो हुआ उससे फ़ायदा ये हुआ कि अब इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी प्राप्त होता है। अब हमारे किसान वो पुराने किसान नहीं रह गए हैं जो कि गरीबी में लिप्त थे, जिनको कई तरह की समस्याएं थी, बल्कि अब के टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना इम्प्रूवमेंट हो चुका है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी एक मेन सेक्टर के तौर पे देखा जा सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में, और वहाँ से भी अच्छे खासे पैसे अर्न किए जा सकते हैं। तो मॉनेटरी गेन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्यू टू द टेक्निकल रिफॉर्म। अगर हम डायरेक्ट बोलें तो सिर्फ टेक्निकल रिफॉर्म ही नहीं, बल्कि अदर रिफॉर्म्स जो जनरल रिफॉर्म्स किए गए उसमें भी इंडिया में काफ़ी फ़ायदा पहुंचा उन सबसे, और मार्केटेबल सरप्लस इंडियन इकोनॉमी का काफ़ी हद तक बढ़ गया। अब अगर हम बात करें तो ये तो हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब इतना फ़ायदा पहुंचा, लेकिन क्या सिर्फ फ़ायदा पहुंचा या कुछ नुकसान भी हुआ इंडियन इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी पॉलिसीज़ के? तो देखो इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे कि फ़ायदे के साथ साथ अगर हम डिमेरिट्स की बात करें पॉलिसीज़ का, तो डिमेरिट ये रहा कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है, जीडीपी में जो योगदान है एग्रीकल्चर सेक्टर का, वो हमारा घट गया। तो ये एक बात हुई। जैसे जीडीपी के अंदर प्राइमरी सेक्टर के तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के तौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्सरी सेक्टर के तौर पे सर्विस सेक्टर, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी। तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसने जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम 1950 टू 1990, 1950 से लेकर 1990 के बीच में ये जो योगदान था जीडीपी में, ये योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का घट गया। सो दिस इज़ द डीमेरिट। प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा, बट जो कंट्रीब्यूशन था टू द जीडीपी वो आपको धीरे धीरे घटता हुआ नज़र आया। लेकिन
उसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों का इंगेजमेंट था, एक तो कि कंट्रीब्यूशन घट गया, उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोगों का इंगेजमेंट था फॉर देयर लाइवलीहुड, काम करने वाले लोगों की जो संख्या थी देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो इंगेजमेंट में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि वो आपकी स्टिल उतनी ही रही जितनी कि 1950 के शुरुआत में थी। तो 1950 से 1990 तक के बीच में एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉपुलेशन का जो प्रेशर था वो नहीं घटा, बल्कि 1990 तक भी एग्रीकल्चर सेक्टर में उतने ही लोग काम करते हुए दिखे जितने कि 1950 में किया करते थे। तो ये जो पॉइंट है ये इंडिकेट करता है कि इंडिया में जो अदर सेक्टर्स थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, इन दोनों सेक्टर्स में चूँकि लोगों को इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाया, उनको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि इन सेक्टर में रोज़गार के अवसर उपलब्ध ही नहीं हो पाए, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगे रहे अपनी जीविका को चलाने के लिए। तो इसको हम एक फेलियर कंसिडर करेंगे कि इतने डेवलपमेंट के बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोगों का इंगेजमेंट था वो नहीं घटा, बल्कि टिल 1990 देश में 65% लोग हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड नज़र आए फॉर देयर लाइवलीहुड। तो दिस विल इंडिकेट कि इंडिया के अदर सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर, इस तरह के अदर सेक्टर्स में लोगों को इतने रोज़गार के अवसर प्राप्त ही नहीं हो पाए, लोगों ने उन सेक्टर्स में उनको काम मिला ही नहीं, जिसकी वजह से लोग स्टिल एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे रहे अपनी जीविका को चलाने के लिए। और इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो पॉपुलेशन का प्रेशर था वो लगातार बढ़ता ही गया, और इसको हम एक डिमेरिट में काउंट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज डिमेरिट, एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा भी पहुंचा, इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदे भी पहुंचे हैं फ्रॉम द सर्टेन रिफॉर्म जो एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए किए गए थे। और इसी के साथ हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा फुल एंड फाइनल कंप्लीट होता है। हम देख रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर को 1950 से 1990s के बीच में। हमने बातें करी कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति थी आज़ादी के वक्त, उसको दूर करने के लिए क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट करे गए, उसके क्या मेरिट्स रहे और उन पॉलिसीज़ के क्या डिमेरिट्स रहे। तो ये कुछ हम लोगों ने पॉइंट्स के साथ अपने प्राइमरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर था इसे कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग हमारे सेकंड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, और जो दूसरा सेक्टर होगा वो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ कोर्स। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी हम लोग बातें करेंगे अबाउट द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन द इंडियन इकोनॉमी, और उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने हमारी किस तरह की कौन कौन सी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। और वो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।